स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग अभ्यास पुस्तक का अगला टॉपिक समास करने वाले हैं। समास का अभ्यास सेट 1। ये हमारी अभ्यास पुस्तक है। आपको पता है ये पुस्तक कहाँ से मंगानी है, तो आप इस पुस्तक को इस नंबर पर डायल करके ऑर्डर कर सकते हैं। यह हमारे ऑफिस का नंबर है, ठीक है। तो ये इस नंबर में से किसी भी नंबर पर आप कॉल करिए, या आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर खुद भी इसे बुक कर सकते हैं। एप्लीकेशन निधि एकेडमी है, वहाँ आपको पाठ्य पुस्तक में जाना है और जब आप इसे खोलेंगे तो यहाँ पे आपको अभ्यास पुस्तक दिख जाएगी, तो यहाँ से आप बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर आप इस पुस्तक को वहाँ से भी मंगा सकते हैं, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आज हमें करना है समास। समास में हम थोड़ी सी एक पॉइंट जल्दी से जान लेते हैं कि समास हमारा क्या होता है, जो हम देखने वाले हैं। तो जब हम बात समास की करते हैं तो आपको पता है कि प्रधानता के आधार पर हमारे समास 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन जब हम इनकी संख्या की बात करते हैं तो हिंदी में समास कुल 6 होते हैं, जिसमें हमारा आता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की हमारी पहचान हो जाती है कि जिसका पूर्व पद प्रधान होता है और यही पूर्व पद कोई उपसर्ग या अव्यय होता है, ये हमारी अव्ययीभाव समास की पहचान हो जाती है। बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के मध्य कोई पूरक या विलोम होने का संबंध होता है, उसमें हमारा द्वंद्व समास आता है। और बात करते हैं हम बहुब्रीहि समास की, तो बहुब्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है और यानी इसके अंदर इसमें अर्थात पद निकलता है। जिस शब्द का कोई पर्यायवाची हो वह शब्द हमारा बहुब्रीहि समास के अंदर आ जाता है। अगली बात करते हैं हम तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास के ही 2 उपभेद होते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। द्विगु समास और तत्पुरुष समास में अंतर करने के लिए दोनों के उत्तर पद प्रधान होते हैं, लेकिन द्विगु समास का जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है, तो वो हमारा द्विगु समास हो जाता है। और जिस शब्द के अंदर यानी कर्मधारय की बात करते हैं तो कर्मधारय का भी उत्तर पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास से कर्मधारय समास को अलग करने के लिए हम देखते हैं दोनों पदों में या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होता है या उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है, और ये हमारा समास हो जाता है, ठीक है। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समास बताया कि समास किस तरह से होता है। अधिक जानकारी के लिए अगर आपको समास पढ़ना है तो समास वाला टॉपिक पढ़िए, यूट्यूब पर ही मैंने दिया हुआ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न इसके व्याख्या के साथ दिए हैं, तो व्याख्या वाले प्रश्न तो आप अपने आप कर लेंगे, इसमें व्याख्या दी हुई ही है। हम शुरू करते हैं अभ्यास सेट 1। सेट 1 में हमारा सबसे पहला प्रश्न दिया है हमारे सामने। आप लोगों ने इस प्रश्न को कर लिया होगा, नहीं किया है तो मेरे साथ करिए, मेरे साथ दोहराइए। यहाँ पर हम देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने है, समास का अर्थ है संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, नवीन अर्थ। तो आपको पता है समास का अर्थ शब्दार्थ ही होता है संक्षेप, यानी छोटा करना, किसी बड़ी चीज को छोटा करना। तो इसका जो अर्थ है वो क्या आ जाएगा, संक्षेप। तो इसमें कुछ ऐसी बात है ही नहीं समझाने वाली, आपको समझ में आया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2, यथाविधि में कौन सा समास है। ऑप्शन दे रखा है कर्मधारय, अव्ययीभाव, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो आपको पता है यथाविधि यानी विधि के अनुसार, यहाँ शब्द आया है यथा। ये जो यथा है इसका अर्थ होता है के अनुसार, और यथा शब्द हमारा एक अविकारी शब्द होता है। तो पूर्व पद में अविकारी शब्द दिया है तो हमारा अव्ययीभाव समास होगा। तो इस तरह से हमारा उत्तर जो है वो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। हम इस तरह से पहचान सकते हैं। या फिर हमारे पास दूसरा तरीका है समास को पहचानने का कि बाकी जो 3 विकल्प हैं उनमें क्रॉस कर लेते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे दूसरा तरीका कि जैसे हमने देखा सबसे पहले दिया है कर्मधारय, तो कर्मधारय के लिए दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होना चाहिए, और यहाँ शब्द है यथा विधि यानी यथा विधि के अनुसार। तो इन यथा और विधि में कोई विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का कोई संबंध नहीं, तो इसलिए ये कट जाएगा। द्विगु समास हमारा कहता है कि पूर्व पद संख्यावाची होना चाहिए, तो इसका पूर्व पद कोई संख्यावाची नहीं है,
तो ये कट गया। और यहाँ पे दिया हुआ है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कहता है कि उसका उत्तर पद प्रधान होना चाहिए, तो यहाँ पे दिया है यथा विधि, यानी विधि के अनुसार, तो इसमें जो प्रधान है वो पूर्व पद है ना कि उत्तर पद, तो हमारा तत्पुरुष समास भी कट गया, हमारे पास उत्तर बचता है अव्ययीभाव समास। आपके पास दो दो तरीके हैं, या तो समास की पहचान कर लो या समास को की पहचान करके आप सबको क्रॉस कर दो, तब आप उसका उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है निम्न में से कौन सा अव्ययीभाव समास नहीं है। तो जिसका पूर्व पद नहीं है वो आपको यहाँ पर चुन लेना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार, तो इसमें पूर्व पद प्रधान है, यथा दिया हुआ है, तो ये तो हमारा हो गया। प्रतिमास, प्रति यहाँ पर दिया है, पहले पूर्व पद पे क्या आ गया, उपसर्ग आ गया, यानी पूर्व पद प्रधान है, इसमें आ गया। उसके बाद प्रतिदिन दिया है, तो प्रतिदिन मास में हो गया तो प्रतिदिन भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ दिया है आय व्यय। आय मतलब आमदनी और व्यय मतलब खर्चा, तो यानी इन दोनों पदों के मध्य क्या है, विलोम का संबंध है, तो यही है हमारा जो अव्ययीभाव समास नहीं है। और जब ये इसके अंदर विलोम का संबंध है तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा द्वंद्व समास है। ठीक है, यह कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास। तो आय व्यय में हो गया हमारा द्वंद्व समास, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर घ हो जाएगा। नंबर 4 की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है अनुरूप शब्द में कौन सा समास है। तो देखो अनुरूप, यह शब्द हमारा किससे बना, अनुरूपी। ध्यान दीजिएगा, जो शब्द आपका उपसर्ग विधि से बना होता है उस शब्द के अंदर हम देखेंगे तो प्राय हमारा अव्ययीभाव समास होता है। तो ये अनुरूप शब्द में अनु उपसर्ग लगा है, तो कुछ नहीं, हम देखते ही उत्तर दे देंगे अव्ययीभाव समास है इसमें। ठीक है, क्या है, अव्ययीभाव समास। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 हमारा कहता है आजन्म शब्द में समास बताना है आपको। आपको पता है आ उपसर्ग दिया है जन्म में, आजन्म यानी जब तक पूरे जीवन भर की बात कर रहा है ये, तो आजन्म पूर्व पद प्रधान है और आ एक उपसर्ग है, तो इसका उत्तर भी हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं बहुब्रीहि समास में अर्थात पद होता है, द्वंद्व में विलोम या पूरक का संबंध होता है, और कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। और यहाँ पर आजन्म तो हमारा क्या है, उपसर्ग की विधि से बना है, तो यह हमारा अव्ययीभाव समास है। ठीक है, उसी तरह से प्रतिदिन की बात करेंगे तो शुरुआत में हमको अव्ययीभाव समास देखने को मिल रहा है, प्रतिदिन में भी हमारा क्या हो गया, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमारा उत्तर जो है वो क्या आ गया, ख आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 दिया हुआ है यहाँ पर कि मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह है, इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन दिया है माल की गाड़ी, ऑप्शन दिया है माल से गाड़ी, ऑप्शन दिया है माल को ढोने वाली गाड़ी, ऑप्शन दिया है माल द्वारा गाड़ी। तो आपको पता है मालगाड़ी किसे कहते हैं, मालगाड़ी कहते हैं हम उस गाड़ी को जो माल मतलब सामान, ठीक है, जो सामान को ढोने का काम करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मालगाड़ी कहते हैं। तो हमारे ये सब ऑप्शन कट जाएंगे, हमारे पास ऑप्शन आ गया माल यानी सामान को ढोने वाली गाड़ी ही हमारी क्या कहलाती है, मालगाड़ी कहलाती है। ठीक है, उत्तर इसका क्या आ जाएगा, ग आ जाएगा। बहुत आसान है। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 हमारा कहता है लक्ष्य भ्रष्ट। लक्ष्य भ्रष्ट समास, इस शब्द में कौन सा समास है ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया है करण तत्पुरुष, ऑप्शन दिया है अपादान तत्पुरुष, ऑप्शन दिया है संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन दिया है अधिकरण तत्पुरुष। जब हम तत्पुरुष के और भेद करते हैं कारक के आधार पर, तो वहाँ पे हमारे जब हम समास का समास विग्रह करते हैं तो पूर्व पद के तुरंत बाद जो कारक चिन्ह होता है वह निश्चित करता है कि इसमें कौन सा समास है तत्पुरुष का। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हमें इनमें से बताना है करण, संबंध, अधिकरण और अपादान में से, तो यहाँ हम देखेंगे कि लक्ष्य भ्रष्ट, इसका समास विग्रह क्या है, तो इसका समास विग्रह होगा लक्ष्य से भ्रष्ट, जो अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो गया हो।
तो लक्ष्य के बाद हमें कौन सा कारक चिन्ह मिलता है? से। तो से कारक चिन्ह मिलता है तो हमें पता चल गया कि ना तो इसमें संबंध होगा और ना तो अधिकरण होगा, क्योंकि से कारक चिन्ह वो किसका होता है? करण का होता है या अपादान का। अब करण और अपादान में से हम पहचानेंगे कि लक्ष्य से भ्रष्ट होना मतलब लक्ष्य से दूर हो गया या लक्ष्य के द्वारा वो भ्रष्ट हुआ है। तो यहाँ पे लक्ष्य के द्वारा भ्रष्ट तो नहीं हुआ, यानी वो माध्यम तो नहीं है लक्ष्य भ्रष्ट होने का, तो ये कट गया। हमें ये पता है कि वह अपने लक्ष्य से क्या हुआ है? दूर हो गया है। लक्ष्य भ्रष्ट का मतलब होता है लक्ष्य से दूर हो जाना, तो वो है लक्ष्य से दूर हो गया है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? अपादान तत्पुरुष आ जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 हमारा कहता है तुलसीदास में कौन सा समास है? तो तुलसीदास शब्द दिया हुआ है यहाँ पर, तो तुलसीदास शब्द में यहाँ पे कह रहा है कि कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या तत्पुरुष समास है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास शब्द नहीं होगा। यह शब्द, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसे आप सुधार लीजिए कि ये जो तुलसीदास है ये तुलसीदास नहीं पूछ रहा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये शब्द है तुलसीकृत। ठीक है, क्या है? तुलसीकृत। अब इसमें आपको बताना है, तो अब आपको बताना है। अब आपके पास अगर ये बुक होगी तो आप इसमें टाइपिंग मिस्टेक भी सुधार लीजिएगा, ठीक है? ऐसा होता है ना, किताब में कभी कभी कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक रह गई है, तो मैंने इसलिए भी आपको ये बुक पढ़ाने का मतलब मैंने ये सोचा है कि ताकि अगर इसमें कहीं कोई मिस्टेक है तो मैं आप लोगों को उसे बता सकूं कि हाँ अगर यहाँ पे मिस्टेक है। मान लो कभी आपको उत्तर में कहीं पे मैं यहाँ कुछ और बता रही हूँ और आंसर की में आपको कुछ और मिल जा रहा है, तो वह टाइपिंग मिस्टेक होगा, उसे सुधार लेना, इसीलिए मैं आपको इसे करा रही हूँ। तो यहाँ पे अब आपको पता चल गया कि तुलसीकृत, इसमें आपको बताना है कि कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या तत्पुरुष समास है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि तुलसीकृत का मतलब है तुलसीदास के द्वारा रचा हुआ, ठीक है? तो तुलसीदास के द्वारा रचा हुआ, तो यानी तुलसी के द्वारा। तो यहाँ पर अब तुलसी के बाद यानी जो इसका पूर्व पद है इसके बाद के द्वारा आ जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? इसके अंदर तत्पुरुष समास है, यानी और कृत मतलब रचा हुआ, तो उत्तर पद प्रधान हो रहा है, कृत मतलब बनाना, ठीक है? तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है? घ हो गया। आगे आता है हमारा प्रश्न यहाँ पर, रथ चालक का समास विग्रह क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि रथ चालक का समास विग्रह क्या है। तो रथ चालक मतलब रथ को चलाने वाला, या यहाँ ऑप्शन दिया है चलने वाला रथ, रथ को चलने वाला या रथ को चलाने वाला या रथ जो चलता है। तो आपको पता है कि चलने वाला रथ नहीं होगा, रथ जो चलता है ये भी नहीं होगा, रथ को चलने वाला नहीं, रथ को चलाने वाला ही क्या कहलाएगा? रथ चालक कहलाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया हमारा? ग हो गया, ठीक है? बहुत आसान है, ठीक। चलो, सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इतने सरल प्रश्न आते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं आपने अगर पढ़ा हुआ है तो। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है आजन्म, ऑप्शन दिया है आसातीत, ऑप्शन दिया है शीतोष्ण और ऑप्शन दिया है अष्टाध्यायी। तो अब देखो, जब इस तरह का शब्द आ जाए और मान लो आपको ऐसा लगे कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा इसमें तत्पुरुष समास कैसा कौन से में है, तो फिर आप क्या करो कि जिसमें दूसरा और कौन सा समास हो सकता है ये पहचान करने की कोशिश करो। तो आपको पता चला कि आजन्म जो शब्द है इसमें हमारा हो गया अव्ययी भाव समास, ठीक है? इसके अंदर आपको क्या मिल गया? अव्ययी भाव समास। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये कट जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया? अव्ययी भाव समास। फिर यहाँ पे देखते हैं शीतोष्ण, तो शीतोष्ण का मतलब क्या है? शीत प्लस उष्ण, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, तो ठंडा गर्म, तो ठंडा गर्म यानी इसमें विलोम आ रहा है, तो विलोम को बताने वाला समास कौन सा होता है? द्वंद्व होता है। तो इसके अंदर क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया, तो यह भी विकल्प कट गया हमारा। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ दिया है अष्टाध्यायी, तो यहाँ पर अष्ट पूर्व पद में क्या आ रहा है? संख्यावाची आ रहा है। संख्यावाची देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या हो गया? हमारा द्विगु समास, यानी अष्ट अध्यायों वाला। तो अष्ट 8 अध्यायों वाला अब इसमें आ गया, तो मतलब ये आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया? द्विगु हो गया, तो यह भी विकल्प कट गया हमारा। अब हमारे पास एक ही विकल्प बच गया, आशातीत, यानी आशा के परे,
जो आशा से परे हो, तो यहाँ पे ही हमारा क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। बात समझ में आ गई? इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 कहता है, जनतंत्र शब्द में निम्न में से किस समास प्रकार के अंतर आता है। यानी यहाँ पे क्या है, जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस प्रकार के समास के अंतर्गत आता है, ये कहना चाह रहा है। तो जनतंत्र में आपको बताना है संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या करण तत्पुरुष। तो जब ऐसे तत्पुरुष के कारक के आधार पर भेद आ जाते हैं, तब आपको इसके विकल्प की यानी इसके विग्रह की मदद लेनी पड़ती है। जनतंत्र क्या होता है, जनता के लिए तंत्र, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है मतलब जनता के लिए तंत्र, जो तंत्र क्या है, जनता के लिए है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जनता के लिए तंत्र कहेंगे। अब यहाँ पे हमारा कह रहा है, अब देखो जनता के लिए वह तंत्र जो जनता के लिए है, तो ऑप्शन अब के लिए का प्रयोग कहाँ होता है, हमारा के लिए का प्रयोग होता है हमारा संप्रदान के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे संप्रदान होगा, कर्म होगा, संबंध होगा या करण होगा। तो हमें यहाँ के लिए मिल रहा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। यानी जनतंत्र हमारा क्या हो गया, जो जनता के लिए तंत्र हो, मतलब जो जनता के लिए है, यानी ऐसा तंत्र जो जन के लिए है, जो जनता के लिए है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, संप्रदान हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका उत्तर का आ जाएगा। अब संबंध होता तो काकी के होता, कर्म होता तो को होता, करण होता तो से होना चाहिए था, तब हमें पता चलता, ठीक है। तो इस तरह से हमारा उत्तर जो है वो क्या आ जाएगा, क आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कहता है, रसोई घर में कौन सा समास है। अब रसोई घर में समास की बात कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया हमारा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन दे दिया तत्पुरुष समास, ऑप्शन दे दिया द्विगु समास, ऑप्शन दे दिया द्वंद्व समास। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि रसोई घर क्या है। रसोई घर है, रसोई के लिए घर उत्तर पद प्रधान हो रहा है। यानी रसोई घर जब हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में फोटो जो है उस स्थान की बनती है जहाँ पे रसोई बनाई जाती है। रसोई का मतलब खाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे खाना बनाया जाता है, यानी घर स्थान की बात हो रही है यहाँ पर, यानी फोकस जो हो रहा है उत्तर पद पे हो रहा है। तो हमको पता है अव्ययी भाव समास होता तो पूर्व पद प्रधान होना चाहिए था, लेकिन इसका पूर्व पद प्रधान नहीं है तो अव्ययी भाव कट गया। द्विगु के लिए पूर्व पद क्या होना चाहिए था, संख्यावाची, लेकिन इसमें संख्यावाची नहीं है तो ये कट गया। द्वंद्व के लिए रसोई और घर में द्वंद्व होना चाहिए था, दोनों एक दूसरे के विलोम या पूरक होने चाहिए थे, तो पूरक भी नहीं है। तो ऑप्शन हमें मिल गया तत्पुरुष समास है, और हमको पता ही है उत्तर पद प्रधान है इसका, तो ये हमारा क्या हो गया, तत्पुरुष समास, ठीक है। आगे दिया हुआ है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है ऋण मुक्त। ऋण मुक्त में कौन सा समास है। तो ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त कह रहा है ये। अब ऑप्शन दिया है आपका अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या करण तत्पुरुष। तो आपको पता है कि ऋण मुक्त का अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऋण मुक्त का हो जाएगा ऋण से मुक्त, ठीक है, ऋण से मुक्त। अब जो ऋण से मुक्त हो गया यानी क्या हो गया, ऋण से अलग हो गया, तो ये से किसको दिखा रहा है, अलग होने का बोध करा रहा है। तो हमको पता चल गया कि संप्रदान और अधिकरण तो इसमें है ही नहीं। अब करण जो है वो साधन को दिखाता है, तो ये साधन नहीं दिखा रहा, ये तो इससे अलग होना दिखा रहा है, तो ये कट गया। आपका उत्तर क्या हो गया, पहला हो गया, यानी अपादान तत्पुरुष हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 हमारा कहता है यहाँ पर नेत्रहीन। नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन कह रहा है द्वंद्व समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। तो ये तो आपको पहले ही पता चल गया, नेत्रों से हीन की बात कर रहा है, तो इसके अंदर तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि नेत्र और हीन दोनों के बीच में कोई विलोम नहीं है, द्वंद्व नहीं होगा। नेत्रहीन इसमें कोई अर्थात पद नहीं निकलता है। अब आप कहेंगे कि मैम अर्थात पद तो निकल जाएगा, नेत्रहीन नेत्रों से हीन है अर्थात अंधा, तो अंधा नहीं लगाते हम यहाँ पर, क्योंकि नेत्रहीन शब्द के लिए तत्पुरुष समास में आएगा, क्योंकि ऐसा कहना अच्छा भी नहीं लगता ना, है ना। तो इसलिए बहुव्रीहि समास नहीं रखेंगे। बहुव्रीहि समास में आप देखेंगे जो अर्थात पद आएगा तो अधिकांशतः वो किन्हीं व्यक्तियों के पर्यायवाची होते हैं, तो ये व्यक्तियों का अब ऐसे ये शब्द जो है इसके अंदर रखा ही नहीं गया है। कर्मधारय समास हमारा आ जाएगा
तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि कर्मधारय समास के लिए हमें क्या चाहिए, विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, तत्पुरुष समास हो गया। और तत्पुरुष समास का अगर भेद भी ये पूछेगा तो ये हमारा अपादान हो जाएगा, अपादान, ठीक है, क्योंकि नेत्रों से हीन है, नेत्रों से क्या हो चुका है, वो अलग हो गया है, तो इसके अंदर अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। और अगर अपादान नहीं पूछ रहा है, केवल तत्पुरुष पूछ रहा है, तो तत्पुरुष हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, ये कह रहा है यहाँ पर। तो तत्पुरुष समास नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ दिया है विश्व विख्यात। तो विश्व विख्यात का मतलब क्या हो गया कि विश्व में है जो विख्यात मतलब प्रसिद्ध, तो उत्तर पद प्रधान हो रहा है, ये तत्पुरुष है, ठीक है। फिर दिया है आश्चर्यचकित, जो आश्चर्य से क्या रह गया, चकित रह गया, मतलब शॉक रह गया, तो उत्तर पद प्रधान हो रहा है इसमें, तो ये हमारा क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। अब हिमपात, हिमपात, हिम माने बर्फ, पात मतलब गिरना, तो बर्फ का गिरना, तो ये उत्तर पद प्रधान है, तो इसके अंदर हमारा तत्पुरुष समास हो गया। अब यहाँ पे दिया है विषधर। तो विषधर, विष को धारण करने वाला, अब ये हो गया अर्थात पद निकलता है, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प, ठीक है, सर्प को भी कह देते हैं विषधर। और जब भगवान शिव ने हलाहल विष को धारण कर लिया था अपने कंठ में, तो इसलिए उनको भी कुछ लोग विषधर कह देते हैं। तो इसका अर्थात पद आ रहा है विषधर का, तो इसके अंदर हो गया बहुव्रीहि समास। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी ग ही उत्तर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, बहुव्रीहि हो गया। तो ये हमारा अर्थात पद निकल रहा है, ठीक है, इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है हमारा पथभ्रष्ट में समास चिन्हित करना है। अव्ययी भाव है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है। तो हमने कहा पथभ्रष्ट मतलब तो पथ से भ्रष्ट, पथ से क्या हो गया, अलग हो गया। अब जैसे लक्ष्य भ्रष्ट था वैसे ही पथभ्रष्ट हो गया है, तो अलग होना दिखा रहा है, तो इसके मतलब अपादान है। अपादान कौन, कहाँ, किस में पाया जाता है, तत्पुरुष में पाया जाता है। तो हमें ऐसे भी पता चल गया कि ये तत्पुरुष है, और तत्पुरुष का कौन सा भेद है, अपादान है। तो हमें पता चल गया अव्ययी भाव नहीं है, द्वंद्व नहीं है, कर्मधारय नहीं है, उत्तर हमें मिल गया। नंबर 18 की हम बात करें, प्रश्न संख्या 18, अधोलिखित शब्द में किस शब्द में तत्पुरुष समास है। अब ये तत्पुरुष समास की बात कर रहा है कि किस शब्द में है, मुनिवर में है, सुसंग में है, घुड़सवार में है, या दत्तचित में है। तो यहाँ पर देखो तत्पुरुष समास की बात कर रहा है, तो तत्पुरुष समास में हम देखेंगे पूर्व पद के तुरंत बाद कारक चिन्ह आना चाहिए समास विग्रह के अंदर, और उत्तर पद प्रधान होना चाहिए। तो इसका उत्तर पद प्रधान देखते हैं मुनिवर। तो मुनिवर तो ऐसे इसमें शब्द होता ही नहीं है इसके अंदर, अगर समास देखें तो। सुसंग, इसमें भी हमारा उत्तर पद प्रधान नहीं है। दत्तचित में भी उत्तर पद प्रधान नहीं, उत्तर पद प्रधान है घुड़सवार में। घुड़सवार दिया है, सवार यानी घोड़े पर सवार होना, तो यहाँ पर घोड़े पर सवार कहें या घुड़सवार, घोड़े पर सवार नहीं होगा, घुड़सवार होता है, घोड़े का सवार, ठीक है। तो घुड़सवार ना उससे संबंध होता है, ठीक है। तो घुड़सवार में उत्तर पद प्रधान हो गया, तो यही हमारा क्या है, ग होता है। अब आप में से बहुत सारे छात्र कहेंगे कि नहीं मैम, हमें तो बहुत सारे टीचर ने बताया है कि घोड़े पर सवार होना, तो ये घोड़े का सवार होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी परीक्षा में आए तो ये संबंध कारक होता है, इसके अंदर अधिकरण नहीं होता कि आप कहें कैसे। तो ये क्योंकि घोड़े पर बैठा हुआ हर व्यक्ति सवार नहीं हो सकता, अगर ऐसा होता तो दूल्हा घुड़सवार होना चाहिए था। लेकिन जब आप देखते हैं कि दूल्हा घोड़े पर बैठा होता है और कोई कहता है अरे घोड़े का घुड़सवार कहाँ है, तो वो उसकी लगाम पकड़ के नीचे चल रहा होता है। तो फिर जब घुड़सवार को खोज रहे हैं तो दूल्हे को घुड़सवार क्यों नहीं कहा, फिर उसको क्यों कहा जो घोड़े से नीचे खड़ा हुआ है उसकी लगाम पकड़ के। तो क्योंकि उस पर सवार होना, यहाँ पर घुड़सवार नहीं होता, घोड़े से जिसका संबंध है वो सवार है, यानी जो घोड़े को चलाना जानता है, जो जिसकी बात घोड़ा मानता है, उसे हम घुड़सवार कहेंगे, ना कि घोड़े पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को। तो ऐसे भी आपने कहावत सुनी होगी कि घोड़े पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति घुड़सवार नहीं होता, तो वो वही बात हो गई कि पर नहीं आएगा, घोड़े का सवार होता है इसके अंदर, ठीक है। हो सकता है कि आपको किसी ने अगर ऐसा बताया हो कि घुड़सवार का जो समास विग्रह होगा वो घोड़े पर सवार होगा, तो ये गलत होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा कहना जब संबंध की बात आती है तो बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे बैलगाड़ी और मालगाड़ी। तो बैलगाड़ी और मालगाड़ी जैसे शब्द हैं, अगर आप देख लो, दो शब्द हैं, एक हो गया मालगाड़ी
और एक हो गया बैलगाड़ी। तो अगर हम इनकी बात करें तो जो बैलगाड़ी है इसकी व्याख्या आप क्या करेंगे? बैल के द्वारा चलने वाली गाड़ी ही क्या कहलाती है? बैलगाड़ी कहलाती है। तो बैल के द्वारा, तो यहाँ पर के द्वारा आ जाएगा, तो इसके अंदर यानी बैलगाड़ी के अगर समास की बात करेंगे तो ये माध्यम को दिखा रहा है, तो इसके अंदर करण हो जाता है, यानी गाड़ी वह गाड़ी जो बैल के द्वारा चलती है, यानी बैल जिसे खींचता है। और जब मालगाड़ी हो जाए तो आप इसको ये नहीं कहेंगे कि माल के द्वारा चलने वाली गाड़ी, आप कहेंगे माल को ढोने वाली गाड़ी। तो वहां पे माल को ढोने वाली, वहां पे को आ गया, तो वो उसको किसको दिखा रहा है? कर्म को दिखा रहा है, ठीक है। तो उसमें कर्म तत्पुरुष हो गया, अब इसमें करण तत्पुरुष हो गया। लेकिन ऊपर से तो हमें देखने में कैसा लग रहा है? एक जैसा लग रहा है कि मालगाड़ी और बैलगाड़ी एक जैसी हो सकती हैं कि इस तरह की। तो ऐसे ही जब हम समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह में अंतर आता है कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम हर चीज को ऐसे ही देखेंगे ना, तो आपको ध्यान देना है उसके अर्थ के अनुसार। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 19 दिया है हमारा। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि राजपुत्र में समास बताना है आपको। द्विगु समास होगा, द्वंद्व समास होगा, अव्ययीभाव या तत्पुरुष समास होगा। तो राजपुत्र क्या होता है? राजा का पुत्र होता है, उत्तर पद प्रधान हो रहा है इसका, तो इसके अंदर तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया? तत्पुरुष समास हो गया, घ इसका उत्तर हो गया। और पराधीन में कौन सा समास है? तो अगर पराधीन की बात करें तो ये हमारा बना होता है पर, इसके अंदर उपसर्ग लगा है और शब्द है अधीन। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? पर उपसर्ग है और शब्द क्या है हमारा? अधीन। तो इससे बन गया हमारा जोड़ के, इससे संधि हो गई, पराधीन हो गया। पर माने पराया, अधीन माने किसी के अंडर में होना, तो जो दूसरे के अंडर में हो उसी को पराधीन कहेंगे। तो ये इसके अंदर हमारा पूर्व पद प्रधान यानी अव्ययीभाव समास हो गया। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो गया? ख हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? तो समास को आप इस तरह से पहचान कर सकते हैं और इनका अभ्यास करिएगा, और बाकी मैं आप लोगों को इसे समझाती रहूँगी। ये बुक हमारी जो अभ्यास पुस्तक है, ये आपको कैसे मंगानी है मैंने आपको बताया है। अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पर आप ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ जाकर निधि एकेडमी, या फिर दिए हुए नंबर पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो नंबर आपको दिया हुआ है इस नंबर पर आप ऑर्डर करके इस बुक को मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।